हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, जो भी लड़के आरआरबी के लिए आरआरबी और जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नर्सिंग ऑफिसर जो वैकेंसी है 2024 की, इसके रिलेटेड अगर आप स्टडी कर रहे हो और डेफिनेटली जो भी इंडिया में, ऑल इंडिया में, ओके, क्योंकि आरआरबी की जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की वैकेंसी निकली है। यहाँ पे ये वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस इन द सेंस नर्सिंग का क्या रहेगा, नॉन नर्सिंग का क्या रहेगा। ओके, सब कुछ वहाँ पे बताया जाएगा। टोटल पोस्ट कितने हैं, निगेटिव मार्क्स कैसे कंट्रोल करना है, ओके, कितने मार्क्स का पेपर रहने वाला है, ओके, सैलरी कितने रहने वाली है, और आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, ओके, अगर ये एग्ज़ाम आपको क्रैक करने की रहेगी तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ ये वीडियो को स्किप मत करिए। ओके, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, एंड बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो आएंगे रेलवे से रिलेटेड, एजीपीजे से रिलेटेड, जिपमर से रिलेटेड, एम्स नॉर्सेट से रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो लोग आरआरबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो शुरू करते हैं हम। ओके, सो कितनी वैकेंसी रहने वाली है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आरआरबी में वैकेंसी टोटल 678। ओके, यहाँ पे आरआरबी में इसको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से ये पोस्ट का नाम जाना जाता है, नर्सिंग ऑफिसर नहीं बोला जाता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में या रेलवे हॉस्पिटल्स में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये पोस्ट बनती है। ओके, 678 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ओके, ठीक है, ये ऑल इंडिया की वैकेंसीज है। ओके, पूरे इंडिया में जो भी रेलवे हॉस्पिटल्स है वहाँ पे, उसमें से अगर आप महाराष्ट्र से की बात करेंगे तो जैसे सेंट्रल और वेस्टर्न, तो ये इससे रिलेटेड जो भी कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, हाँ, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का रहने वाला है हो, और टोटल एमसीक्यू, टोटल मार्क्स रहने वाले हैं 100। ओके, कितने रहने वाले हैं, 100 एमसीक्यूज़ आपको रहने वाले हैं, और 100 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट, और ये पूरी की पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाली है, सीबीटी एग्ज़ाम रहने वाली है। और यहाँ पे हर एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका जो 1/3 है वो निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये पैटर्न हो सकता है क्योंकि अभी तक इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आई नहीं है आरआरबी नर्स या आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट की। बट 2019 की बात करेंगे तो 2019 में जो लास्ट आरआरबी की वैकेंसी आई तो यही पैटर्न था। 100 एमसीक्यू थे, 1 मार्क्स, और निगेटिव है 1/3, यानी इसका मतलब 0.33 जो मार्क्स रहेंगे आपके हर एक रॉन्ग आंसर के लिए कट हो जाएंगे। ठीक है, स्कीम भी पता चल गई। अभी आपको ये एग्ज़ाम अगर क्रैक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग है उसका ऑल इन वन कोर्स अभी रनिंग है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग नॉर्सेट 7 के लिए आरआरबी, एसजीपीजे, एनवीएस, जिपमर, डीएमईआर एंड डीएचएस, ओके, ये डीएमईआर ये महाराष्ट्र की एग्ज़ाम आ सकती है, तो इससे रिलेटेड यहीं पे ऑल इन वन कोर्स, क्योंकि नर्सिंग में सेम ही पढ़ाया जाएगा और कुछ नया नहीं रहता है। ओके, वही आपको पढ़ना पड़ता है। कोई भी कोचिंग में जाओ आपको नर्सिंग पढ़ाई जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक टीचर आपको अच्छा ही पढ़ाने का कोशिश करता है। ओके, तो ये जो कोर्स है इसमें जो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो ऐप है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से। ओके, वो डाउनलोड होने के बाद आपको ये कोर्स पे जाना है जिसकी प्राइस आप देख लेना वहाँ पे। ओके, ये 6 मंथ का कोर्स आपको मिलेगा। ओके, 6 मंथ के लिए ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, डेली टेस्ट सीरीज मिलेगी विथ लाइव रैंक। ओके, जैसे आप 500 स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देते तो 500 में से आपकी रैंक है वो पता चलेगी आपको। इसमें आपको एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड अरिथमेटिक्स वगैरह सब पढ़ाया जाएगा। ओके, जो आरआरबी में आएगा, डीएमईआर में आएगा, या नॉर्सेट में आएगा, या एसजीपीजीआई में आएगा, सब कुछ। ओके, यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, या साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो भी मिलेंगे। तो बेसिकली लाइव पे ही हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अभी पैटर्न क्या है, तो आरआरबी का पैटर्न देखो 70-30 का रहता है।
तो प्रोफेशनल एबिलिटी यानी क्या होता है, यहाँ पे नर्सिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 70 रहेंगे। ओके, नर्सिंग से जो भी आपने 4 साल में नर्सिंग की या 3 साल में जो जीएनएम अगर किया है तो वो पूरा 70 एमसीक्यूज आपके नर्सिंग के रहेंगे। ओके, देन यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस रहेगा, ओके, जनरल अवेयरनेस एंड जीके बोलेंगे आपको। ओके, एंड तो यहाँ पे आपको 10 एमसीक्यूज रहेंगे, उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, ठीक है। देन जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ओके, यानी ये पूरा मैथ्स का पार्ट आता है। यहाँ पे 10 एमसीक्यू, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड लास्ट में जनरल साइंस, इसमें 10 एमसीक्यू रहेंगे, 10 मार्क्स। टोटल आपके 100 एमसीक्यूज रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का रहेगा। सीबीटी रहेगा, हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स, हर एक रॉन्ग के लिए आपका 1/3 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट। अभी अगर नर्सिंग की बात करेंगे तो नर्सिंग में आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं। ओके, नर्सिंग में देखो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजीवाई, पीडियाट्रिक्स, सीएचएन एंड साइकेट्री, ये आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे। तो आप में यहाँ से 70 में से लगभग यहाँ पे 45 to 50 एमसीक्यू आपके यहाँ पे बनेंगे। ये मेजर सब्जेक्ट्स बोलेंगे आपके ये। ओके, मेजर सब्जेक्ट नर्सिंग के। और यहाँ पे लगभग आप 20 एमसीक्यूज लेके चल सकते हो। ओके, माइक्रो के 1-2, सोशो के 2, न्यूट्रिशन के 5 से 6, फार्मा के 2, पैथो का 1, एजुकेशन के 2 से 3 बन सकते हैं, इसके भी 2 से 3 बन सकते हैं, इसके 2 से 3। अगर ऐसे करोगे तो आप ऐसे पकड़ सकते हो। ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेट किया है, एक 20 to 25 एमसीक्यूज आप पकड़ सकते हो कि ये माइनर सब्जेक्ट में। तो आपको मेजर सब्जेक्ट में फोकस करना ही है, साथ में माइनर में आपको माइक्रो अच्छा करना है, न्यूट्रिशन अच्छा करना है। ओके, और यहाँ पे रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, जैसे अभी आपने ESIC का पेपर दिया होगा तो ये 3 सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ओके, तो देखना आप, अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि आपने सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए, बट माइनर में ये एक 4 या 5 सब्जेक्ट है, इसमें आप ज़्यादा फोकस करो डेफिनेटली। इसमें भी आपको देखो 70 में से आपको लगभग इधर कितने करने हैं, इतने इधर लगभग आपको करने हैं 50 to 55 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे करने हैं। इतने आपको राइट लाने ही है, क्योंकि इसके बाद जो रहने वाला है नर्सिंग के बाद आपका ये जनरल इंटेलिजेंस का। ओके, तो जनरल इंटेलिजेंस अरिथमेटिक। ओके, तो इसके आपके कितने एमसीक्यूज बनने वाले हैं, 10 एमसीक्यूज बनेंगे ये। ओके, तो देखो 10 एमसीक्यूज। ओके, किस में, अरिथमेटिक्स में और जनरल इंटेलिजेंस में, एप्टीट्यूड्स में। ओके, तो जनरल इंटेलिजेंस में एनालॉगीज। ओके, ओके, देन उसके बाद नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड डायरेक्शन पे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, देन अरिथमेटिक, जनरल अरिथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में बॉडमास, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शनेट, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर। ओके, पाइप्स एंड सिस्टम्स। यहाँ पे आप बोट का भी एक क्वेश्चन, बोट वाला, बोट एंड स्ट्रीम्स भी ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पे 10 एमसीक्यू आएंगे और मुझे लगता है कि 10 में से आपने कम से कम यहाँ पे 5 एमसीक्यू आपको आनी चाहिए। ओके, 5 छोड़े तो भी चलेंगे, उतना कुछ ये नहीं। ओके, ध्यान में रखना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भाई, अगर अरिथमेटिक इंटेलिजेंस का है, 10 में से आपको कम से कम मिनिमम 5 एमसीक्यू राइट लाना ही होगा अगर आपको नंबर लगाना है तो। ओके, और अगर अगले 5 एमसीक्यू नहीं आ रहे तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने उसमें गलती कर दी तो आपको मार्क्स आपके निगेटिव हो गए। ठीक है, ध्यान में आ गया आपको। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट ये आएगा कि भाई जनरल साइंस में क्या पूछते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनरल साइंस रहेगा या जो भी रहेगा, ठीक है, और अरिथमेटिक्स मीन्स जो भी ये है, तो यहाँ पे आपको 10th की लेवल रहेंगे, 10th क्लास की लेवल रहती है। मैथमेटिक्स रहे या ये रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। ओके, तो आपको यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ध्यान में रखना। ओके, अगर मराठी से आप पढ़े हो तो साइंस 1, साइंस 2 रहता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो बायोलॉजी रहेगा, तो बायोलॉजी में क्या होता है कि आपका नर्सिंग में ऑलरेडी आप बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर चुके रहते हो, तो इसमें नहीं ज़्यादा ध्यान देंगे तो भी
कहीं ना कहीं रिवीजन आपका होते रहता है नर्सिंग में। ओके, 4 साल 3 साल नर्सिंग किया है तो वो रिवीजन होते रहेगा तो ये आ जाएगा आपको। बट फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा है कि अपन ने अगर 12th के बाद छोड़ दी है तो क्या होता है कि अभी ध्यान ही नहीं है, उतना समझ में नहीं आता है। ओके, बट फिजिक्स में क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में बेसिकली एसआई यूनिट पूछते हैं, एसआई यूनिट पूछते हैं, देन वेलोसिटी पूछते हैं। ओके, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। देन केमिस्ट्री के भी जो फार्मूलाज रहते हैं, केमिकल कंपोजिशंस एंड फार्मूला, एसआई यूनिट्स वगैरह। ओके, तो ये आपको देखना है। बायोलॉजी नहीं देखा तो भी चलेगा, उसका रिवीजन होते रहता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें भी आपके 10 एमसीक्यू रहेंगे, 10 में से मुझे लगता है कि 5 भी आपने अटेम्प्ट किया तो बेटर है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको इंडियन ज्योग्राफी, देन उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे हिस्ट्री भी आपको देखना पड़ेगा, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में यहाँ पे मोस्टली मुग़ल, जो मुग़ल वगैरह रहते हैं, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ज्योग्राफी में आपके जो स्टेट्स के बारे में, उसका जो भी क्षेत्रफल वगैरह रहता है वो। ओके, एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अभी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, देन उसके बाद लेटेस्ट में जो स्पोर्ट्स हुए उससे रिलेटेड, देन एनवायरमेंटल इश्यूज इंडिया के एंड वर्ल्ड के, देन जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुए उससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू आ सकते हैं। यहाँ पे भी 10 में से आपको 5 करने हैं, तो ध्यान में रखना। इधर 70 में से नर्सिंग में आपको कितने करने हैं, लगभग 55 करना है। प्लस इसमें अगर आपको 30 में से अगर आपने 15 टू 17 या 18 भी कर दिए तो भी बहुत ज़्यादा है। ओके, इतना मोर देन इनफ है। बट आपका क्या रहता है कि अगर आपको रिस्क लेना है तो नर्सिंग में रिस्क ले सकते हो। बट अदर देन दिस, जो 10 के जो सेक्शन है 30 के, इसमें आपको अगर नहीं आता है तो भाई आपको इसको हाथ नहीं लगाना है। बट ध्यान में रखना, अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर आरआरबी बनना है तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये 3 सेक्शन में। क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड आपने, मुझे पता है नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो अगर आप लगभग पिछले 1-2 सालों से पढ़ाई कर रहे हो तो नर्सिंग आपका अच्छा ही होगा। ओके, लेकिन आपने इस पर अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको अभी इसके ऊपर भी ध्यान देना है। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि आरआरबी के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, वो आगे बताऊंगा। अभी मैं इतने ही बताना चाहता हूँ कि भाई अगर 55 प्लस अगर इधर आपने 15 टू 18 भी कर दिए तो समझ लो, यहाँ पे देख लो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, एक 70 टू 75 मार्क्स आपको आ रहे हैं। अगर इतने अगर राइट आ जाते हैं, ओके, तो बहुत अच्छा रहता है स्कोर। ओके, क्योंकि जो आरआरबी है इसमें क्या होता है, आरआरबी में जो एग्ज़ाम्स होती है, आरआरबी में जो एग्ज़ाम्स होती है वो मल्टीपल शिफ्ट में होती है, मल्टीपल शिफ्ट्स में। ओके, तो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट नंबर 1, 2, 3 में हुआ था। ओके, तो इसके वजह से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, एंड नॉर्मलाइजेशन होता है तो बाबा आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पे 70 भी मिला, एक को 65 भी मिला, एक को 60 भी मिला, लेकिन ये अगर शिफ्ट जो है ये अगर टफ है थोड़ी, ये थोड़ी इजी है, ये मीडियम है, तो भाई ये 60 वाला भी आगे जा सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत बड़ा है। तो बात इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना कि आपको मैक्सिमम निगेटिव जो मार्क्स है कम करने हैं। कितने करने हैं? कम करने हैं। ओके, निगेटिव मार्क्स कम करने हैं आपको। देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी आप, तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर जनरल नॉलेज ओके एंड करंट अफेयर्स पढ़ लो तो लूसेंट नाम का एक किताब आता है, लूसेंट देख सकते हो। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा लूसेंट में। ओके, अगर एप्टीट्यूड एंड अरिथमेटिक्स वगैरह एनालॉजी पढ़ रहे हो तो RS अग्रवाल जो किताब है वो आप पढ़ सकते हो, इसमें हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है ओके, मैथमेटिक्स की। एंड लास्ट में अगर आपका जनरल साइंस की अगर बात करते हो, जनरल साइंस की, तो इस जनरल साइंस में आपको अगर आपके 10th स्टैंडर्ड के अगर किताबें हैं, 10th 9th की अगर किताबें आपको अगर मिलते हैं
ओके, NCERT के, आपको ध्यान में रखना ये NCERT की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको साइंस की किताब यहाँ पे मिल जाएंगी, वो डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा बहुत इसके ऊपर ध्यान दीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री पे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने 10th लेवल का डाउनलोड कर लीजिए NCERT का, ओके, एंड वो पढ़ना शुरू करिए। अगर ये 3 चीज़ें पे ध्यान करोगे, अगर 30 में से यहाँ पे 15 से अगर 20 मार्क्स आप ला लेते हो तो आपको 100% श्योरिटी मिल जाएगी कि आपका नंबर या आपका RRB में हो जाएगा। क्योंकि नर्सिंग तो यहाँ पे 100% 70 में से हर कोई 50 to 55 छुड़ाएगा। क्यों? तो RRB का जो नर्सिंग का जो ये रहता है, RRB का जो नर्सिंग का जो सिलेबस रहता है आपने देखा होगा, बट जो MCQs आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडरेट लेवल के आते हैं। अगर आप मॉडरेट लेवल के रहते हैं, बहुत ज़्यादा नर्सिंग प्रायोरिटी वगैरह ये नहीं रहता है, इसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नर्सिंग में क्या पढ़ना है, नर्सिंग में आपने अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल है, आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या है, अभी 2 महीना बचा है। देखो अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आया RRB का, बट डेफिनेटली जो RRB का जो ये है जो टाइम टेबल है कि भाई ये एग्ज़ाम ये अब होगी, बाद में होगी, वो सभी चीज़ें बरोबर टाइम टू टाइम हो रही है। एडवर्टाइजमेंट नहीं आया अभी तक RRB का, बट डेफिनेटली सुन, जुलाई के लास्ट वीक में, नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में जैसे ESI का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके आसपास ये भी आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि नंबर ESIC में लगेगा, भाई होगा कि नहीं होगा, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, एडवर्टाइजमेंट आने दो, जब आना है तब। एग्ज़ाम तो आने वाली है 101%, आपको पढ़ाई करना है। ESIC हो रहा है तो भी पढ़ो, नहीं हो रहा है तो भी पढ़ाई करो RRB के लिए। ओके, RRB ऑल्सो वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशन। ओके, सो नर्सिंग थ्योरी अगर क्लियर नहीं है तो डिफ़िकल्ट जाएगा। तो देखिए अभी मुझे यही लग रहा है कि आपने मॉक टेस्ट देना चाहिए। ओके, जो भी जहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट मिल रही है, जहाँ से भी आपने टेस्ट सीरीज़ लिया है, ओके, तो आपने टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी है। ओके, टेस्ट सीरीज़ आपने अगर थ्योरी नहीं की है तो मुझे लगता है कि आपने कोचिंग करना है तो कोचिंग करो, नहीं करना है तो सेल्फ स्टडी करो। ओके, सेल्फ स्टडी करो, कोई ये नहीं है कि कोचिंग करनी ही है, बट डेफिनेटली अगर कोचिंग करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि एट प्रेजेंटली क्या है। अगर 2019 का पेपर आप उठा के देखते हो RRB का तो बहुत ईजी लगेगा आपको, क्योंकि क्या है, लेवल अभी डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। क्योंकि 2019 का ESI के पेपर देखोगे या आपने नॉर्सर का भी पेपर देखोगे तो डे बाय डे हर एक चीज़ रिवाइज होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। तो आपको पढ़ना भी उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। खुद पढ़ रहे हो तो आपके कंसेप्ट अच्छे चाहिए, आपको पता चाहिए। ओके, आपने ओल्ड पेपर, डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आपने ओल्ड पेपर पढ़ना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, इससे ही आपको पता चलेगा। क्योंकि ओल्ड पेपर आपके गीता, बाइबल या कुरान हो सकते हैं। क्योंकि अगर उससे ही आपको पता चलेगा कि भाइयों कि RRB किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कौन से सेक्शन से पूछता है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करता है। अगर आप पिछले 10 साल के भी पेपर उठा के देख लोगे, 2-3 जो भी एग्ज़ाम हुई पिछली 2014 2019 का, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि RRB का फोकस कौन से सब्जेक्ट में रहता है, किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि RRB के जो ओल्ड पेपर आपने कहीं पे भी मिल जाएंगे, या कोई भी कहीं पे कोचिंग करो तो वो लोग भी टेस्ट सीरीज़ में डाल देते हैं। ओके, तो ओल्ड पेपर आपने देखो और ओल्ड पेपर के हिसाब से आपने का स्टडी प्लान करो। ओके, क्योंकि ओल्ड पेपर से ही आपको पता चलेगा कि पेपर में कौन से सेक्शन से कितने सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, लेवल क्या होती है। ओके, वो आपको पता चलेगा। तो यहाँ से आपको स्टडी शुरू करना है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ अगर सॉल्व करते हो, ओके, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते हो तो आपके अगर 100 में से अगर मार्क्स आपको समझ लो 50 आ रहे, 60 आ रहे, ओके, तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, 70 80 आपको राइट आंसर देने पड़ेंगे। एंड समझ लो आपके 30 निगेटिव जा रहे हो और 25 निगेटिव जा रहे हो, तो निगेटिव को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल कैसे होंगे, बार बार अगर टेस्ट सीरीज़ दोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपका जो निगेटिव के जो बहुत ज़्यादा जो बढ़ रहे, 30 हो रहे, 35 हो रहे, 40 हो रहे, तो वो डेफिनेटली कम हो गए। ओके, और यहाँ पे जब भी टेस्ट सीरीज़ देते हो आपको रैशनल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का अगर रैशनल देखोगे तो ही आपके क्या बोलते हैं कि कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर
क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो रॉन्ग हो गया बोल के छोड़ना नहीं है, उसके रैशनल देखना है, क्यों रॉन्ग हुआ है, उसका आंसर ढूंढना है। अगर कुछ नया कंसेप्ट है तो एक डायरी बनाओ, ओके, और डायरी में वो कंसेप्ट लिखो, क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, और उसको रात को सोने के पहले रिवाइज करते रहना है। अगर दिन में अगर 1 2 3 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो देखो इसमें पता करना आपके कितने निगेटिव हो गए। सोने के पहले एक आधा घंटा जो भी निगेटिव है उसके रैशनल लिख लो, आप उसको रीड करो, ओके। तो इस तरीके से ही आपका जो आरआरबी क्लियर करने का रास्ता क्लियर होते जाएगा, ओके। मेन इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल चीज़ है आरआरबी में सैलरी कितनी मिलती है। आपकी सैलरी लगभग यहाँ पे ये बेसिक बनता है, ओके। देन उसके बाद आपका जो डीए बनेगा, डेली डियरनेस अलाउंस, वो अभी 50% है, लेकिन आप ज्वाइन होने तक यहाँ पे 54% हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, ओके, ठीक है। उसके बाद आपका नर्सिंग अलाउंस रहता है, ओके। नर्सिंग अलाउंस अभी कितना है, पहले 7,200 था, अभी ये 9,000 हो गया है, ओके। जब डीए 50% क्रॉस करता है तो ये भी अलाउंस बढ़ता है। जेन वॉशिंग अलाउंस पहले 1,800 था, अभी ये भी बढ़ के 2,200 रुपये का हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एनपीएस का अमाउंट रहता है 10% का, ये आपको गवर्नमेंट देता है, ओके। जो आपका डीए और सॉरी ये सब ऐड होता है, 14% गवर्नमेंट देता है, और आपके सैलरी से जो कटिंग में आपका 10% करता है वो है, ओके। तो देन एचआरए मिलता है, तो एचआरए भी अभी 30% हो गया है, तो इसका भी सैलरी। तो ये ऐसे मिला के ये सिर्फ बेसिक है, इसमें आप लगभग 90 टू 95,000, ओके। जो बड़ी सिटी है, ओके, बड़ी सिटीज़ जो है जहाँ पे एचआरए XYZ जो सिटी रहती है, तो बड़ी सिटीज़ में आपका एचआरए 30% मिलता है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि जस्ट नर्सिंग कर लिया आपने, ओके। नर्सिंग करने के बाद आपको ग्रुप बी की पोस्ट मिलती है, ओके, ग्रुप बी, ओके। रेलवे में अभी तक ये नहीं हुआ है, बट स्टिल ये ग्रुप बी की पोस्ट है, आपको लगभग 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, ओके। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ आपको कितना पढ़ाई करना है कि भाई आपका नर्सिंग हो गया है 4th ईयर, उसके बाद अगर मन लगा के 1 साल भी पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपका एम्स, नहीं तो नॉर्थ आपका आरआरबी, नहीं तो आपका ईएसआईसी, एसजीपीजीआई, जिपमर, कोई भी हो सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर होता है तो 90,000 से 1 लाख की सैलरी आपको मिलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके, आपको मोटिवेशन देने के लिए, ओके। सो आपको वंस अगेन आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको जुड़ना है हम लोग के साथ तो प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करिए लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप, और हमारे साथ ये कोर्स परचेस करके जुड़ जाइए, ओके। होप सो अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है आरआरबी से रिलेटेड, अभी मैंने सिलेबस भी बताया, ओके, आपको सिलेबस बताया, पैटर्न बताया, बुक्स कौन से पढ़ना है वो भी बताया। अब नर्सिंग की बुक्स नहीं पढ़ा है, ओके। तो नर्सिंग बुक्स में अगर आप बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो तो पीआर पढ़ लो, पीआर की फर्स्ट एंड सेकंड जो वॉल्यूम है वो पढ़ लो, ओके। जो 5th एडिशन आया है वो देख सकते हो, एक में थ्योरी है, एक में एमसीक्यू है। पीआर में कैसे है कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे और थ्योरी भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ अगर टारगेट है तो टारगेट की लेटेस्ट एडिशन ये भी पढ़ सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, ओके। और अगर ये तो दो चीज़ें हो गई है। अभी और एक चीज़ है कि एक सूरा पब्लिकेशन बोल के है, ओके। सूरा पब्लिकेशन बेसिकली ये आरआरबी का के लिए आता है, ओके, किताब आता है आरआरबी के लिए सूरा पब्लिकेशन का, ओके। इसमें सब तरीके का जो रेलवे की ही पैटर्न के हिसाब से आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं, तो वो भी किताब आप देख सकते हो, सूरा पब्लिकेशन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जहाँ से मिल रहा है वहाँ पे। और ये तो दो बेसिक है, ऑल एवरग्रीन किताबें हैं, पीआर यादव एंड द टारगेट हाई, ओके। तो ये दोनों कर सकते हो। साथ ही साथ ये दोनों किताबों के साथ आपने टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी चाहिए, कहीं से भी लो, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग से ले सकते हो, और को बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ से ले रहे हो, ओके। लेकिन आरआरबी के हिसाब से पेपर होने चाहिए, पैटर्न के हिसाब से पेपर होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सस्ती मिल रही तो उठा लोगे और बाद में फिर पता चला यार यहाँ पे तो रैशनल भी नहीं है और पैटर्न के हिसाब से भी नहीं है, और 10 12 20 टेस्ट सीरीज से नहीं होगा, आपको लगभग 100 से लेके 200
टेस्ट सीरीज़ आपको देनी पड़ेगी 100 से 200, तब जाके आपका कुछ बनेगा। अगर आप कोई 10 या 20 टेस्ट आपको दे रहा है, वो समझ लो 200 रुपये में 300 रुपये में आप ले लोगे, कुछ नहीं होगा। आपको अगर सही में पढ़ाई करना है तो दिल से पढ़ाई करना है तो खुद क्या बोलते हैं कि खुद के साथ आप प्रामाणिक रहो, यानी खुद के साथ आप क्या बोलते हैं कि फेथफुल रहो। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हो बोल के पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। ओके, खुद के लिए आप टाइम टेबल बनाओ। अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, 4th ईयर हो गया है और पढ़ाई कर रहे हो, तो खुद का मॉर्निंग से लेके रात को सोने का, अगर 6 बजे उठते हो तो रात को 11 बजे का आपका टाइम टेबल होना चाहिए और उसी हिसाब से आपने पढ़ना चाहिए। अगर आप जॉब करके पढ़ रहे हो तो अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो भाई जॉब करो, अगर नहीं ज़रूरत है तो एक 6 महीना या 1 साल का ब्रेक ले लो, क्योंकि 6 या 1 महीने की जो सैलरी रहेगी 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, आपके 2 महीने में आपको, अगर आरआरबी होता है, सेंट्रल की कोई भी नौकरी होती है या स्टेट गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, या 2 से 3 महीने में आपके 2 लाख रुपये निकल जाते हैं। ओके, तो 1 साल अगर ब्रेक लेके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ईमानदारी से अच्छे से अगर पढ़ोगे तो ही होगा। ओके, तो होप सो अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, और हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करिए, फ्री नर्सिंग टेस्ट सीरीज़ दी है वो भी एंजॉय करिए। थैंक यू, जय हिंद।